हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि जेकेएसएसबी ने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट कर दी है आपके जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। तो अब हम ये जो एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी जो आपके जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस की, इसके हम 300 MCQs को कवर करें। बेस्ट MCQs जो होंगे वो मैंने निकाले हैं। जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट होगी वापस से ₹0। आपको कोई पैसा किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी तरफ से आपके पास होगी। तो ये जो एक सीरीज़ होगी इसमें हम कोशिश करेंगे, जो पहले हमने लेक्चर्स लाए थे 20 से 25, उसमें हमारी कोशिश ये थी कि जो लोग कंप्यूटर जिनको नहीं आता या जिन लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, जो साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, उनको एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि कंप्यूटर अवेयरनेस होती किस तरह से है, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जो ये सीरीज़ होगी इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 300 MCQs कंप्यूटर अवेयरनेस के कराऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में कोशिश करूंगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, जो जेकेएसएसबी पूछता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जो चीज़ें आपको एग्जाम में MCQs दिखेंगे वो सारे के सारे को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नीचे आपको हर एक हमारे ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दिन के MCQs मिलते हैं 50 से 60 के करीब करीब में। और जो लोग हमारे साथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको बता दें आज 19-20 तारीख को हमारा जेके बैंक का टेस्ट था, जिसे फ़िलहाल के लिए हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी आपके अकाउंट असिस्टेंट की डेट जो है वो सामने आ चुकी है और आपके जेके बैंक का कोर्स 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम पूरे डिटेल में करेंगे और उसके बाद हम जेके बैंक के टेस्ट अब देंगे। अब फिलहाल के लिए जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का जिन लोगों ने तैयारी की है, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को पता है कि हम मॉक टेस्ट किस तरह से देते हैं। 4 मॉक टेस्ट हम दे चुके हैं, जो बाकी के 6 मॉक टेस्ट हैं वो हम अक्टूबर में देंगे। एक पूरा स्केड्यूल मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तब मैं आपको सारी डेट बता दूंगा कि किस किस डेट को हम वो टेस्ट देंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो हम अपने कवर करें। जिन लोगों ने तब तक ये 4 मॉक टेस्ट नहीं दिए, आप लोग जाके ये दे सकते हैं। यहाँ पे जो आई बटन है या वीडियो के एंड में आपको लिंक दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा आप किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं। अभी तक 1600 से ज़्यादा लोग वो टेस्ट दे चुके हैं। आपको अपनी स्टेट में आपका स्टेट वाइज रैंक दिखेगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं कंपटीशन में। 60 सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट के साथ आपको तकरीबन 2400 प्लस MCQs मिल जाएंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की, तो वो लोग कंपाइल्ड नोट्स जो हैं इनके वो ले सकते हैं। उसमें आपका पूरा सारा सिलेबस आपका उसी की तरह बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए एग्जाम से पहले। और अगर आप लोग ये नोट्स ही सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो मैं आपको आज भी गारंटी दे सकता हूँ कि आप 80 तक स्कोर कर सकते हैं 120 में, क्योंकि इसमें हर एक बुक से लेके बनाया हुआ है। तो ये जो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं कोशिश करूंगा 10 लेक्चर्स अब दूं, 30-30 करके हम करेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो जाएं। शॉर्ट में ही चीज़ों को रखेंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से करना है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 300 बेस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस के जो MCQs होंगे, कोशिश ये रहेगी यार, आप देख लेंगे कि कम से कम भी 10 से 15 आपके एग्जाम में इसी से मिलते जुलते आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ये RRB PO ऑफिस असिस्टेंट और RBI असिस्टेंट मेन जिनका है उनके लिए भी आएंगे। ये PDF आपको जो आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे, और आपको ये लिंक भी सारे मिल जाएंगे। आप हम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल प्रोसेसेस एक्सेप्ट डेटा इन अ कॉन्टिन्यूस डैश। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है आपसे। आपको यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर जो कंट्रोल करता है प्रोसेस को और एक्सेप्ट करता है डेटा इन अ कॉन्टिन्यूस, किस में? डेटा ट्रैफिक पैटर्न, डेटा हाईवे, इनफाइनाइट लूप या फीडबैक लूप।
तो ये क्वेश्चन अब आपको इस तरह के ही जेके एसएसबी में भी देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक लूप। अब फीडबैक लूप होता क्या है? फीडबैक लूप आपका विजुलाइज करता है एंड टू एंड वैल्यूज को, या फिर अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये ध्यान रखता है कि आपका रियल टाइम सिंक में ये आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है या नहीं। तो कंप्यूटर कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को, एक्सेप्ट करता है डेटा को, और कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप यानी कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है या नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में आपको टाइम बहुत मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली इज क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, फंक्शनल, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग या 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल। तो ये आपको याद रखना है, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक्स मैथमेटिकली इज फंक्शनल। तो इसको भी आपको बस 1 से 2 बार ये PDF को भी देखना है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर वो आप RBI का एग्जाम दें या RRB का दें या JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, और ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। अ मिस्टेक इन अ एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको ये चीज़ जो आज मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। आपको अपना आंसर मार्क करने से पहले क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना है कि पूछा क्या गया है आपसे। जो मिस्टेक आपकी एल्गोरिदम में होती है जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, इनकरेक्ट रिजल्ट, उसे आप क्या कहते हैं? क्या वो लॉजिकल एरर होते हैं, सिंटेक्स एरर होते हैं, प्रोसीजरल एरर होते हैं, कंपाइलर एरर होते हैं? अब देखने में आपको ये चीज़ें लगेंगी कि बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को जल्दबाजी में गलत मार्क कर देते हैं, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ें। पूछा क्या गया है, एल्गोरिदम में मिस्टेक होने की वजह से जब आपको इनकरेक्ट रिजल्ट मिलते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर बेसिकली क्या होते हैं, जब भी प्रोग्रामिंग के टाइम पे आपको एक रॉन्ग आउटपुट मिलता है रिजल्ट के तौर पे। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वापस से समझाऊं, सपोज आपने एल्गोरिदम में आपको एडिशन करनी थी किसी चीज़ की और आपने गलती से सब्ट्रैक्शन कर दी है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इनकरेक्ट होगा, पहली बात तो। दूसरी चीज़, आपने गलती कहाँ की है, एल्गोरिदम में की है, और ये आपका माना जाता है लॉजिकल एरर। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा आ जाता है आपका सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है, ये सोर्स कोड जब आपका कोई प्रोग्राम है उसका एक सिंटेक्स जो होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। जैसे आपको सपोज कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आपको ये स्टार्ट इस तरह से होगा और एंड इस तरह से होगा। आपने मान लीजिए स्टार्टिंग में ये नहीं किया, तो आपका वो क्या एरर माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका सिंटेक्स एरर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। लॉजिकल एरर क्या होते हैं और सिंटेक्स एरर क्या होते हैं। सिंटेक्स होते हैं एरर वो होते हैं जो स्ट्रिक्ट एक पूरा बना हुआ है सोर्स कोड प्रोग्रामिंग का, अगर आप उसमें कोई गड़बड़ करते हैं तो वो आपका सिंटेक्स एरर आता है, और अगर आप कोई ऑपरेशन या लॉजिक में ही गलती कर देते हैं तो वो आपका लॉजिकल एरर माना जाता है। कंपाइलर एरर क्या होते हैं, ये आप मान लीजिए जब आपके किसी कंपाइलर में ही कोई एरर है या तो वो आपको बता देता है कि ये आपके एरर आ चुके हैं, तो ये सारे अलग हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन अ कनेक्टर टू ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज। अब इसे क्या कहा जाता है, ये मैंने आपसे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में स्टार्टिंग में हम लोग टेस्ट करवाते थे आप लोगों से, तब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अडेप्टर। तो अडेप्टर होता है वो डिवाइस फॉर चेंजिंग कनेक्शन ऑन अ कनेक्टर टू अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, कि जो टेक्निक यूज की जाती है टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर सिंगल लाइन इज अ, काफ़ी इजी है ये, आपको ऑप्शन से ही आंसर इसका दिख गया होगा कि क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन कॉल ओवर सिंगल लाइन भेज सकते हैं।
तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अब यहाँ पे वापस से जो चीज़ मैं आपको आज के इस लेक्चर में सिखाने की कोशिश करूँगा वो यही है कि आप जल्दबाजी में आंसर मार्क ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर को मार्क करें। क्या बोला गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि लिंक्डइन क्या है। आपको एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा, आप जल्दबाजी में अगर होंगे तो आप इसका आंसर करेंगे मार्क डी, क्योंकि गेम तो है नहीं, कनेक्शन है नहीं, चैट है नहीं, एप्लीकेशन है लिंक्डइन। आप आंसर मार्क करेंगे और आपको मिल जाएगा -0.25। आपको क्या पूछा गया है, आपको इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो लिंक्डइन पे मिलेगी, तो आपको वहाँ पे मिलते हैं कनेक्शंस। तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में आपसे ऐसी गलती ना हो। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। टाइम आपके पास 120 मिनट होंगे। हम लोगों का मॉक टेस्ट देने का मकसद ही यही है कि हम लोग अपने हाथ को सोच समझ के उठाएं। नेगेटिव मार्किंग का डर हमारे दिमाग में इतना बैठ जाए कि हम क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ें और उसके बाद ही आंसर को मार्क करें। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनेक्शंस। लिंक्डइन के साथ आपको एक और न्यूज़ भी करंट अफेयर की बता देता हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में यही आ जाए। जो हमारी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल NSDC, इन्होंने भी अभी रिसेंटली लिंक्डइन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है सितंबर के महीने में ही। तो क्या पता आपको इस तरह से क्वेश्चन ना दिख जाए जो आपके लोकल नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के में पूछा जा सके एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड्स दैट डायल अप इज द डैश कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा कनेक्शन होता है। ये भी इजी है, ये हमने आप लोगों से पूछा हुआ है, तो इसका आंसर मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एग्जाम में कई बार आपसे DSL की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपको ये भी याद रखनी है, ये है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स इन विच अ हॉस्टाइल क्लाइंट रेपिडेटली सेंड्स SYN यानी कि सिंक्रोनाइज पैकेट टू एवरी पोर्ट ऑन द सर्वर यूजिंग फेक IP एड्रेसेस। अब ये क्या होता है आपका, अब यहाँ पे आपको पहले समझना है कि ये क्या रहे हैं। जब भी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे सपोज क्लाइंट है कोई, या मैं मान लेता हूँ कि मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और मुझे जब भी सुबह ऑफिस जाना है, मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, वो लॉगिन जाता है सर्वर के पास, तो वहाँ पे हमें मिल जाता है एक्सेस कि हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सुबह अगर सपोज आप मान लीजिए, डैश इज अ फॉर्म ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इन विच अ हॉस्टाइल क्लाइंट रेपिडेटली सेंड्स सिंक पैकेट्स, यानी कि वो बार बार भेज रहा है सिंक करने के लिए पैकेट्स को हर एक पोर्ट के सर्वर को यूजिंग फेक IP एड्रेस। अब मैं अगर सपोज एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, मैं 3 बार अगर गलत पासवर्ड डालूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं डीएक्टिवेट हो जाऊंगा। तो ये भी आपने भी देखा होगा बहुत बार, अगर आप ATM में भी जाते हैं, आप अपना 3 बार पिन गलत डालेंगे तो आपका ATM कार्ड एक दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भेज रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं हम, तो ये होता है आपका सिन फ्लडिंग। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फेक IP एड्रेस से, तो उसे क्या कहते हैं, सिन फ्लडिंग। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। आप इस पर अगर गैस वर्क भी करने जाएंगे तो भी आप कर लेंगे। साइबर क्राइम नहीं है ये, मेमोरी सेइंग नहीं है, सॉफ्टवेयर पायरेसी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, डैश इज अ प्रोग्राम ईदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, हर जगह पे आपको दिखता है पॉडकास्ट करके। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है, पॉडकास्ट एक प्रोग्राम है जिसमें आप
या तो बोल सकते हैं या तो कोई म्यूजिक आपके लिए अवेलेबल होता है डिजिटल फॉर्मेट में फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आज से पहले आप एसएससी की साइट खोलते थे तो वहाँ से नेशनल एंथम अपने आप डाउनलोड हो जाता था, तो ये भी आप मान के चल सकते हैं उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आता होगा। अ यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सपोर्ट डेटा इंक्रिप्शन फॉर सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर नोटबुक यूजर्स इज कॉल्ड अ। सिंपल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आप इसको भी अगर गैस वर्क से भी करने जाएंगे तो आप कर सकते हैं, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सपोर्ट्स डेटा, अभी मैंने आपको अडेप्टर का बताया और यहाँ से ही मैं मान के चल सकता हूँ कि अभी आप लोगों का अगर 1 महीने बाद एग्जाम है तो आपको इतना आता होगा, जिनको नहीं आता होगा तो ये आंसर याद कर लें। इजी क्वेश्चन है। द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू डैश। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ही वीडियो बनाई थी आरआरबी पीओ के एग्जाम के बाद, जिसमें मैंने कहा था कि जो इंटरफेस था वो बहुत ही बेकार था आईबीपीएस की तरफ से, क्योंकि उसमें हमें जो चीज़ें थी वो अच्छी तरह से नहीं दिख रही थी, ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए थे। सिमिलर वे में पूछा गया है यूज़र इंटरफेस क्या होता है, तो यूज़र इंटरफेस आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट। तो इजी क्वेश्चन है ये, आपको ऐसा नहीं है जो अगर एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 के 30 आपके इतने टफ होंगे कि आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए आप 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे और आप आसानी से कर सकेंगे। जो 5 से 10 क्वेश्चन आपके बाकी होंगे वो आपके गेम चेंजर होंगे। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है आपको क्वेश्चन वहाँ पे काफ़ी हेल्प देंगे इस तरह से बाकियों में लीड लेने के लिए। जैसे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो कोशिश करेंगे वो कंप्यूटर अवेयरनेस में 20-25 से ज़्यादा लेके आने की, ताकि अगर कोई कॉमर्स वाला आपसे अकाउंटेंसी में 4 से 5 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है तो आप उसकी बराबरी कर सकें। तो ये सारी डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको एग्जाम से 1 हफ्ते पहले भी समझाऊंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप हमें बताएं। इसका आंसर होता है आपका द लास्ट माइल। और ये इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें आपको जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाते हैं उसमें कवर करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें आती ही नहीं है। इसीलिए मैं ये एक स्पेशल सीरीज़ मैंने वेट रखी हुई थी कि काफ़ी देर से बना रहा था कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो मैं आपको दूंगा। 5 से 10 दिन लगेंगे 300 MCQs कवर करने के लिए। उसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, आप वो 300 MCQs पढ़ें। 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के होंगे, तो ये आपको एग्जाम में याद रहेंगे। तो चलिए, इसका आंसर है आपका द लास्ट माइल। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, डैश आर द अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी थ्रू ईमेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आप लोग पढ़ें, हमने इस पे बात की हुई है बहुत बार। क्वेश्चन को वापस से ध्यान से पढ़ें एक बार आंसर करने से पहले। डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी थ्रू ईमेल्स। इतना तो हमें पता है कि ये वायरस नहीं है, इतना भी हमें पता है कि ये स्पाईवेयर स्कैम्स नहीं है, लेकिन अब फिशिंग ट्रिप्स और फिशिंग स्कैम्स ये दो चीज़ें क्या हैं? अब इन चीज़ों को ध्यान से देखें। फिशिंग ट्रिप इसका होगा आंसर। क्यों होगा आंसर? क्योंकि जो अटेम्प्ट करता है कोई इंडिविजुअल आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई करके, तो उसे हम कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स। तो इसको भी आपको याद रखना है। आंसर आपको एग्जाम में इतने डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं दिखेंगे, आपको वहाँ पे फिशिंग ही दिखेगा, सिर्फ फिशिंग, स्पूफिंग इस तरह से आपको दिए होंगे वहाँ पे। तो इसका आंसर आपका होगा फिशिंग। अगर एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाए तो तब आपका आंसर होगा फिशिंग ट्रिप्स का। जो अटेम्प्ट करते हैं उनसे हम फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं। ERP इज एन एक्रोनिम ऑफ। अब यहाँ पे बात करें तो आपको पता है एब्रीवेशंस पे भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। मैंने आपको कहा है शॉर्टकट कीज के ऊपर, और मान के चलें आप जो आपके एब्रीवेशंस होंगी उन पे आपको कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चंस दिखेंगे। अब ERP आपका होता क्या है? ERP क्या है, क्या चीज़ है? तो ERP है आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ अभी, जब ये हमारे 10 लेक्चर्स हो जाएंगे आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, उसके बाद से कोशिश करूंगा एक 4 से 5 पेजेस का आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, जिसमें आपको सारी एब्रीवेशन जो होंगी जो कंप्यूटर में यूज़ होती है इंपॉर्टेंट वो भी एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग उसको भी रिवाइज कर सकें। और ये 5 से 6 क्वेश्चन में से 4 मार्क्स तो आप लेके आए ही आए। तो हमारी तरफ से ये कोशिश चलती रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिवली पोसिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। अब ये क्वेश्चन आपको पता चल चुका होगा अभी तक क्या है। तो ये अब यहाँ पे वापस से जो आज के लेक्चर का मकसद है समझाने का, वो ये है कि आपको क्वेश्चन को 3 बार रीड करना है आंसर मार्क करने से पहले। आप लोगों के सामने वापस से क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ेंगे, आंसर मार्क कर देंगे सीधा। अगर OMR शीट पे पेपर हुआ तो फिर तो आप ना काट सकेंगे उसको, अगर सामने स्क्रीन पे हुआ तो चलो वो बात अलग, लेकिन OMR शीट पे हुआ तो आपका सीधा -2.5, अब 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो है क्या वापस से, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोसिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ये क्या है, यहाँ पूछा गया है कि वो किस चीज़ का क्राइम है, तो वो है आपका क्राइम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये आपको चीज़ समझाने की कोशिश की थी। बच्चे देखेंगे, स्पूफिंग पे मार्क कर देंगे, आगे चल पड़ेंगे और एग्ज़ाम में 0.25 माइनस में मार्क्स मिल जाएंगे। यही चीज़ मॉक टेस्ट में भी करवाने का मकसद था, समझाने का मकसद था। यही चीज़ के लिए आज स्पेशली ये लेक्चर भी लेके आए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सिग्नल डैट अ कंप्यूटर इज वेटिंग फॉर अ कमांड फ्रॉम द यूजर एस। तो इसका भी आपको बता दूं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉम्प्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम ह्यूमन टेम्परिंग, नेचुरल डिजास्टर एंड डैश सिक्योरिटी। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथराइज्ड टेम्परिंग और डैमेज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डेटा सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में इसकी गड़बड़ हो गई है, तो ये भी याद रख लें आप। यहाँ से जो ये पूरा बनाया हुआ है, ऑप्शन आपको नीचे है, क्वेश्चन आपको ऊपर है। इसका अगर कोई चीज़ ठीक करनी हो तो उसको हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में। तो ये भी आपसे एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से इजी है, टफ नहीं है ज़्यादा। विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड्स। कौन से हैं जो करते हैं पोर्ट, वो है आपके MIDI। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है MIDI स्टैंड्स फॉर। तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर यू आर लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका आंसर भी आपको मैं मान सकता हूँ कि पता होगा, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस में कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि ऑन अ PDA। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको PDA में दिखेगा, मेन फ्रेम में नहीं दिखेगा, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं और नेटवर्क PC में भी नहीं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सेम आज के लेक्चर का जो मकसद है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जल्दबाजी में आंसर मार्क ना करें। आपको पूछा गया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको बताना है। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किस तरह से है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बिट, बाइट, कैरेक्टर सही है, लास्ट में डेटाबेस सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर ए आंसर, खत्म। लेकिन वापस से ये आपको जल्दबाजी में देखे जाएगा -0.25। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, यहाँ पे लिखी है आपके लिए रिकॉर्ड, फील्ड और फाइल। क्या फील्ड रिकॉर्ड से बड़ी होती है? तो ये है नहीं। जो आपकी फील्ड है वो छोटी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, फिर डेटाबेस।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है आपसे पूछा गया, ये भी बहुत इजी है, लेकिन ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ईमेल्स पे। ईमेल फैसिलिटी कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, वो करता है आपका SMTP, यहाँ पे सामने दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है सेम SMTP स्टैंड्स फॉर, तो आपको ये याद रखना है, ये है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर MP पूछा जाए तो ये है आपका सिंपल नेटवर्किंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल आपको पता है कौन सी है, वॉलेटाइल है आपकी रैम, तो यानी कि ये दो आपके चले गए। नॉन वॉलेटाइल कौन सी है, तो वो है आपकी रोम। अगर आपसे पूछा जाए फास्टर कौन सी है इन दोनों में से, पहले और दूसरे में से, रैम और डी रैम में से, तो डी रैम आपकी ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू एस रैम। डी रैम आपकी आ जाती है डायनेमिक और एस रैम आपकी आ जाती है स्टैटिक, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर अगर हम बात करें क्या है, तो व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। अब ये काफ़ी इजी है, आप लोगों को सामने ही दिख रहा है, आप लोग इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन को बस थोड़े ध्यान से पढ़ें, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका आंसर होगा आपका सही क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, क्या है, कौन सा डिवाइस है जो लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अडाप्टर, राउटर, हब, इन सब पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो ये जब एग्ज़ाम होगा आपका, उससे मैं 6 से 7 दिन पहले एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं ये अलग से सारे एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या होते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी, राउटर। राउटर डिवाइस है जो कनेक्ट करता है आपका लैन को इंटरनेट के साथ। इसी के साथ EBCDIC स्टैंड्स फॉर, एब्रीवेशन पे क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसको भी आपको याद रखना है। मैंने कोशिश की है कि मैंने इसमें 300 में से जो आपके क्वेश्चन होंगे 40 तक एब्रीवेशंस हैं, वो फिर आपको ऑप्शंस की फॉर्म में दिख जाएगी, इसके फॉर्म्स में दिख जाएगी, ताकि आपको सारी चीज़ें दिखती रहें। तो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये आपको बिना ऑप्शंस के बताना है। ये हमने पहले जो लेक्चर्स पढ़े थे उसमें भी डिस्कस किया है। तो इसका आंसर है आपका ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा। ENIAC है आपका, आपको EDSAC की इन सब की फुल फॉर्म्स को भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस बोथ द टाइप ऑफ सिग्नल्स इज नोन एज। सिंपल क्वेश्चन है ये भी वापस से, इसका आंसर है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल आपको मैंने बताए हैं, जहाँ पे आपको सपोज जैसे आपका स्पीडोमीटर है, वो आपका क्या दिखा देता है, वो दिखा देता है एनालॉग, और डिजिटली जो आ जाता है आपका, जैसे आपका इस तरह से कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज में आएगा, तो ये आपका डिजिटल होता है, ये आपका एनालॉग होता है, और इन दोनों को मिला के कौन सा बनता है, वो बनता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज होमो सेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। अब ये सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको रोबोट भी दे दिया है, लेकिन रोबोट्स को नहीं कहते हैं, ये आपके कंप्यूटर्स को ही कहते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम अगर आप देने जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह के होंगे, तो इंसान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन अगर कल को कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है और आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप आंसर जरूर मार्क करके आए, इतना रिस्क आप ले सकते हैं। EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स को ये कोड कर सकता है। EBCDIC अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे EBCDIC क्या था आपका, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो कितनों को कर सकता है ये एट अ टाइम, तो ये कर सकता है 256 को कैरेक्टर्स को कर सकता है ये। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए
लास्ट की अगर हम बात करें आज के दिन की, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस। व्हाट आर दीज लाइन कॉल्ड? तो उन लाइंस को क्या कहा जाता है? उन लाइन को कहा जाता है आपका बस। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर। इसी तरह से हम 10 लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें आपके 300 एमसीक्यूज जो होंगे उसको कवर करेंगे। 300 एमसीक्यूज यहाँ पे होंगे, लेकिन जो सारी डिटेल्स होंगी वो कम से कम भी 700-800 एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे। एग्जाम में 30 आएंगे और मान के चलें 15 प्लस इन्हीं में से होंगे। तो ये सीरीज आपको देखनी है। एग्जाम से पहले लाने का मकसद यही है कि आप लोग पढ़ें और आपको याद रहे। क्विक रिवीजन के लिए आपको 10 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझाने के लिए मैं ये 10 वीडियोस लेके आना हूँ। उसके बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ और जो पैसे हैं वो किसी की तैयारी के बीच में एक बैरियर ना बने कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही आगे आएंगे। हमारे एंड से चीज़ें इस तरह से आपको मिलती रहेंगी, मिलती जा रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बना सकते बट आपको चाहिए, जिसमें से कि आपके टेस्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, बट ऑलिव बोर्ड ही एक ऐसी साइट है। मैंने हर एक से बात की थी कि आप लोग ये प्लीज़ प्रोवाइड करें, किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ऑलिव बोर्ड ने ये दिया है और उन्होंने मॉक टेस्ट बनाए हैं जो हमारे लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे। और जो 1600 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग जो गलती बच्चे एग्ज़ाम में करेंगे वैसी गलती 10 बार कर चुके होंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में वो ना करें और आप लोग इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर कंपाइल्ड नोट्स चाहिए हो, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की या जिन्होंने कर दी है और ख़त्म करनी है, कोई सेक्शन रहती है जिनकी या नोट्स नहीं मिल रहे, तो आपको सारे के सारे नोट्स, कंपाइल्ड नोट्स मिल जाएंगे ऑलिव बोर्ड की साइट पे 397 रुपीज़ में। जिनको लगता है कि कोड यूज़ करने से कुछ होगा तो आप लोग ये 497 में भी ले सकते हैं। आप लोगों के लिए ही ये चीज़ें हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी को करते रहें ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। ओके गाइज।